चलिए आज चलते हैं शिव ट्रिलॉजी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां एक भविष्यवाणी है कि एक नायक आएगा जो हर बुराई का नाश कर देगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, क्या हो अगर जिसे हम सब बुराई समझ रहे हैं वो असल में कुछ और ही निकले। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो सिर्फ एक हीरो को नहीं बल्कि एक पूरे समाज और हमारी अच्छाई की परिभाषा को ही चैलेंज करता है। तो कहानी का हीरो कौन है? वो है शिव, जिन्हें लोग नीलकंठ भी कहते हैं। एक आम तिब्बती कबीले का सरदार जिसकी किस्मत में लिखा है कि वो इस धरती से सारी बुराई को खत्म कर देगा। तो शुरू में शिव के लिए दुनिया बड़ी सिंपल थी, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो कोई चीज अच्छी है या बुरी है, बीच का कुछ नहीं। उनका मिशन भी सीधा था, बुराई को ढूंढो और उसे जड़ से मिटा दो। लेकिन दिक्कत यह थी कि शिव का न्याय करने का तरीका अक्सर गुस्से से भरा होता था। उनके चाचा मनुभू उन्हें हमेशा समझाते थे कि अपने गुस्से पर काबू रखो। ये एक ऐसी जंग थी जो शिव अपने अंदर तो लड़ ही रहे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली जंग तो बाहर शुरू होने वाली थी। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने शिव की इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। एक ऐसे दोस्त की वापसी हुई जिसे वो सालों से मरा हुआ मान बैठे थे। अब देखिए, उस वक्त तक लड़ाई बड़ी सीधी साधी लग रही थी। एक तरफ थे मिलुहा के लोग, सूर्यवंशी, एक परफेक्ट समाज जहां लोग सोमरस नाम का एक दिव्य अमृत पीते थे और सालों साल स्वस्थ जीते थे। और दूसरी तरफ थे नाग, एक ऐसी जाति जिनसे सब नफरत करते थे, जिनके शरीर अजीब तरह से बिगड़े हुए थे और जिन्हें हर कोई राक्षस मानता था। तो जब शिव नागों की राजधानी पंचवटी पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना होता है किससे? अपने पुराने दोस्त बृहस्पति से। बृहस्पति जो मेलुहा के सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिकों में से एक थे और जिन्हें शिव मरा हुआ समझते थे, वो अब नागों के साथ रह रहे थे। शिव तो हैरान रह गए, उनका भाई जैसा दोस्त दुश्मनों के साथ, ये कैसे हो सकता है? और यही बृहस्पति ने शिव के सामने एक ऐसी बात रखी जिसने सब कुछ हिला दिया। उन्होंने कहा, अच्छाई और बुराई कोई अलग अलग ताकतें नहीं हैं, वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज अच्छा है वो कल बुरा बन सकता है। और बस यहीं पर शिव को असली सवाल समझ में आता है। अब मसला ये नहीं था कि दुश्मन कौन है, मसला तो ये समझना था कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर सबसे बड़ी अच्छाई ही सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। और यहीं से खुलना शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा राज। असली बुराई नाग नहीं थे, नहीं, बुराई की जड़ तो वो दिव्य अमृत था जिस पर मेलुहा की पूरी शान टिकी थी, सोमरस। ये जो सोमरस था जो मेलुहा को इतना महान बनाता था, असल में उसकी तीन बहुत ही भयानक कीमतें चुकानी पड़ रही थी। एक सामाजिक कीमत, एक पर्यावरण से जुड़ी कीमत और एक पब्लिक हेल्थ की कीमत। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जो सबसे शॉकिंग सच था वो था नागों के बारे में। वो कोई राक्षस या शैतान नहीं थे, वो तो उन्हीं मेलुहा के लोगों के बच्चे थे जो सालों से सोमरस पी रहे थे। सोमरस के साइड इफेक्ट के वजह से उनके बच्चों में जन्म से ही भयानक शारीरिक कमियां आ जाती थीं। मतलब जिन्हें दुनिया विलन समझ रही थी, वो तो असल में विक्टिम थे। अब बृहस्पति, इसका साइंस समझाते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर के सेल्स एक लिमिट तक ही डिवाइड होते हैं और फिर हम बूढ़े होने लगते हैं। सोमरस बस इसी लिमिट को हटा देता है, जिससे उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन कभी कभी खास तौर पर मां के पेट में यह प्रोसेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सेल्स बेहिसाब बढ़ने लगते हैं और उससे बच्चों के शरीर में भयानक विकृतियां पैदा हो जाती हैं और ऐसे ही नागों का जन्म होता है। अब दूसरी कीमत वो चुका रहा था हमारा पर्यावरण। करोड़ों लोगों के लिए सोमरस बनाने के लिए पवित्र सरस्वती नदी का पानी बेहिसाब तरीके से खींचा जा रहा था और नतीजा, नदी धीरे धीरे मर रही थी और हरी भरी जमीन बंजर रेगिस्तान बनती जा रही थी। और जो तीसरी कीमत थी वो तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। सोमरस बनाने के प्रोसेस में जो जहरीला केमिकल वेस्ट निकलता था, उसे चुपचाप तिब्बत की एक नदी में बहा दिया जाता था, ये सोचकर कि वहां से भारत के लोगों को क्या ही नुकसान होगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे थे। तिब्बत की वो नदी सांगपो आगे जाकर भारत में ब्रह्मपुत्र बन जाती है और फिर गंगा में मिल जाती है। वही जहरीला कचरा नदी के साथ बहकर नीचे आता और गंगा किनारे के गांवों में एक रहस्यमयी महामारी फैला रहा था, जिससे हजारों लोग, खासकर बच्चे, मारे जा रहे थे। और सुनिए,
ये सब कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। भारत के सबसे ताकतवर लोग ये सच जानते थे और इसे दबाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कौन कौन था इसमें शामिल? मेलुहा के सम्राट दक्ष, अयोध्या के राजा दिलीप और महान ऋषि भृगु। इन सब ने मिलकर एक सीक्रेट अलायंस बनाया था और इनका मिशन सिर्फ एक था, कुछ भी हो जाए सोमरस की सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं आने देना है। मतलब वो इस सच को बचाने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्होंने भविष्यवाणी के हीरो नीलकंठ को ही मारने का प्लान बना लिया। योजना ये थी कि शिव और उनके साथियों पर हमला करके इसका पूरा इल्जाम नागों पर डाल दिया जाए, ताकि लोगों की नफरत नागों के लिए और भी गहरी हो जाए। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इस साजिश को करने वालों में से एक ऋषि भृगु खुद ये नहीं मानते थे कि नाग बुरे हैं। जब राजा दिलीप ने नागों को बुरा कहा तो भृगु ने ही उनसे ये सवाल पूछा था। भृगु का लॉजिक बड़ा सीधा और खतरनाक था। वो कहते थे कि देखो, नाग बुरे नहीं हैं, लेकिन वो उस महान अच्छाई यानी सोमरस के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। वही सोमरस जिस पर उनकी पूरी सभ्यता टिकी थी। उनके हिसाब से कुछ हजार लोगों की तकलीफ लाखों लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए एक छोटी सी कीमत थी। यही उनके समाज का धर्म था। तो अब सारी जिम्मेदारी शिव के कंधों पर थी। उन्हें एक ऐसे नामुमकिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा था जो किसी भी हीरो के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। अब जाकर शिव को ये बात समझ आई कि असली बुराई कोई इंसान या कोई जाति नहीं है। असली बुराई तो वो नींव ही है जिस पर मेलुहा जैसा परफेक्ट समाज खड़ा किया गया था। उनकी ताकत का जो सोर्स था वही असल में उनकी बर्बादी की वजह भी था। तो सवाल आखिर में यही आकर रुक जाता है, अगर कोई समाज एक बहुत ही खूबसूरत झूठ पे टिका हो तो उस बदसूरत सच को दुनिया के सामने लाने की असली कीमत क्या होगी? क्या एक हीरो को वो नींव ही गिला देनी चाहिए, भले ही उससे पूरा का पूरा समाज ही क्यों ना ढह जाए?